अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बिलाल असलम। आई एम बिलाल। तो आज कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आए हैं और आप मेरे पीछे वाइट बोर्ड देख सक रहे हैं। तो आज हम थोड़ी पढ़ाई लिखाई की बातें करेंगे। नहीं, पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं करेंगे, असल में कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो भी टेक्निकल सेल्स के हवाले से है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सेल्स के बारे में तो सुना है मगर टेक्निकल सेल्स क्या चीज़ होती है। तो आज मैं उस हवाले से आप लोगों को बताऊंगा कि असल में इसमें होता क्या है, ताकि अगर जो कोई वो लोग जो कि इस फील्ड में आए हैं नए नए, उनको पता चले कि इस फील्ड से उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ टेक्निकल सेल्स। अच्छा, अब इस फील्ड में आने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी। फॉर एग्जांपल आप हो सकता है कि इंजीनियर हो, एनी फील्ड के आप कोई भी, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल, इवन के केमिकल, मेटलर्जिकल। तो ये कुछ टाइप्स हैं इंजीनियरिंग की जो कि टेक्निकल सेल्स के अंदर काफ़ी पॉपुलर हैं। और इवन के यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स भी काम कर सकते हैं इस फील्ड में, टेक्निकल सेल्स के अंदर। मगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास तो ये सारी डिग्रीज नहीं है, तो फिर क्या? उसका भी कोई मसला नहीं होता। प्रेफर्ड जो ग्रेजुएट डिग्रीज होती हैं वो यही होती हैं जो मैंने आपको आपके सामने लिखी। इसके अलावा अगर आपके पास इवन के बीए है, आप एमएससी हैं, आप बीबीए हैं, आप एमबीए हैं, तो भी आप इन कंपनीज में आ सकते हैं और आपको जॉब मिल सकती है। अच्छा, थोड़ा सा डेजिग्नेशन क्राइटेरिया ज़रूर अलग हो जाता है। वो क्या अलग होता है? फॉर एग्जांपल, आप एक टेक्निकल कंपनी में जिसके पास एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, तो मेरी राइटिंग को दरगुजर करिएगा। आई एम नॉट यूज टू राइटिंग ऑन वाइट बोर्ड। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसमें फेमिलिटी और बढ़ जाएगी मेरी। मैं डेजिग्नेशन की बात कर रहा था। डेजिग्नेशन में अब आप इन फील्ड से चाहे जिस किसी फील्ड में भी हैं, तो आपको जो शुरुआत होगी आपकी वो एप्लीकेशन, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। अब आप लोगों ने देख ही लिया कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, उसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। एप्लीकेशन इंजीनियर, उसके बाद सेल्स इंजीनियर, सीनियर सेल्स इंजीनियर, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, कि ये कुछ पोजीशंस हैं जो अभी आप जिस लेवल पे होंगे आपको इन डेजिग्नेशंस के ऊपर हायर किया जाएगा। जबकि आपके पास अगर ये डिग्रीज हैं तो आपको
सेल्स एग्जीक्यूटिव, ASM, ये असिस्टेंट सेल्स मैनेजर ही है, ठीक है। असिस्टेंट सेल्स मैनेजर की पोजीशन के ऊपर हायर किया जाएगा। तो ये जो दोनों पोजीशंस हैं ये कॉमन है, मगर जो बेसिकली डेजिग्नेशंस हैं वो यहाँ पे आपको चेंज होती हुई नजर आएंगी। एग्जीक्यूटिव। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप एप्लीकेशन इंजीनियर लगते हैं एक फील्ड में। फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली हुई है, अब आपको शुरू कहाँ से कराया जाएगा? एप्लीकेशन इंजीनियर करता क्या है? आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता था, वो जो डील करते थे वो करते थे पंप्स के अंदर। पंप्स या पंपिंग के सराउंडिंग में ही जो मशीनरी होती थी, फॉर एग्जांपल आपके कंट्रोल पैनल्स, आपके VFDs, आपके प्रेशर स्विचेस, आपके वेल्व्स और पाइप्स, कनेक्टर्स, ये तमाम चीज़ें हमारे पास होती थी। तो हमारी जैसी कंपनी थी वो शुरू में जो हायर करती थी, वो इंजीनियर हो, वो इस पोजीशन के ऊपर हायर करती थी, असिस्टेंट एप्लीकेशन इंजीनियर के ऊपर। ये क्या करती है? ये सिर्फ शुरू में स्टडी करेगी डॉक्यूमेंट्स, कैटलॉग, जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, इंटरनेट रिसोर्सेस, इंटरनेट रिसोर्सेस, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे। एप्लीकेशन इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल होता है BOQ का जो लॉन्ग फॉर्म है दैट इज बिल ऑफ क्वांटिटी। ये 1 सेकेंड, सॉरी सर, मेरे कमरे में इस वक्त 2 बिल्लियाँ हैं और कभी कभी वो कुछ शैतानी करने लगती हैं, तो उनको थोड़ा सीधा करना पड़ता है। बिल ऑफ क्वांटिटीज़ की बात हो रही थी। बिल ऑफ क्वांटिटीज़ आप खुद नहीं बना रहे होंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ये आपके पास आ रही होती हैं। ये आपको कौन दे रहा होता है? बिल ऑफ क्वांटिटीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जो ये लिस्ट आ रही होती है वो आ रही होती है कंसल्टेंट की तरफ से। इनके ऊपर भी मैं बात करूंगा। अभी आप ये समझ लें कि कंसल्टेंट से कॉन्ट्रैक्टर के पास आती है, कॉन्ट्रैक्टर के पास BOQ जो सेल्स इंजीनियर होते हैं ये निकलवाते हैं। BOQ एक लिस्ट होती है कि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल पंपिंग से ही रिलेटेड काम शुरू हो गया हुआ है, तो ये लिस्ट होती है। ये लिस्ट बना के देते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को कि वो आप उसकी परचेज शुरू कर दें। अब क्योंकि इसी के अंदर पंपिंग के हवाले से भी आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है,
उससे रिलेटेड भी डिटेल्स इसके अंदर मौजूद होती हैं, उसके हाइड्रोलिक पैरामीटर्स यूनिट्स के साथ, उसके साइजेस के साथ, लेंथ, हाइट वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। तो ये BOQ है, ये इसको एप्लीकेशन इंजीनियर गो थ्रू करता है। गो थ्रू करने के बाद अपने जो भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर्स या आपके सिलेक्शन सोर्सेस, वहाँ पे जाके ये प्रोडक्ट सिलेक्शन करता है। प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के बाद ये कोटेशंस बनाते हैं। कोटेशंस बनाते हैं ये। अब कोटेशन बनाने के बाद ये दी जाती है कोटेशन सेल्स इंजीनियर को, और सेल्स इंजीनियर फिर आगे दोबारा इसको कोड करता है कॉन्ट्रैक्टर को या फिर कंसल्टेंट को, जो भी आपका केस है। तो ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये तमाम चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको एप्लीकेशन इंजीनियर की पोजीशन पे हायर किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको सेल्स इंजीनियर की पोजीशन के ऊपर हायर किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी आपको अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के ऊपर हायर किया जा रहा है। तो अपने माइंड में ये चीज़ रखें कि आपकी जो शुरुआत होगी वो ये होगी। इसके अंदर जो मेजर एलिमेंट है वो आता है कोटेशन मेकिंग का, जिसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो टेक्निकल सेल्स का एक एस्पेक्ट है। अब ये तमाम चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि आप BOQ गो थ्रू करेंगे, आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे, आप कोटेशन बनाएंगे, ठीक है। दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ योर जॉब इन टेक्निकल सेल्स। अब इसके और आगे हम चलते हैं। अच्छा, हमने अभी कोटेशन मेकिंग और तमाम चीज़ों के ऊपर बात की। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जब आप ज्वाइन करेंगे आपको एक टारगेट दिया जाता है, ठीक है, कि आपको एक सर्टेन सेल्स टारगेट एक सर्टेन टाइम के अंदर कंप्लीट करना है आपको, ठीक है, या वो ऑर्डर्स वो लेके आने हैं। ये पूरा करने के लिए आपको बोला जाएगा कि आप विजिट्स करें। अच्छा, ये जो मैं आपको तमाम चीज़ें बता रहा हूँ ये एक ओवरव्यू है आगे आने वाले टॉपिक्स का, जो कि मैं काफ़ी डिटेल के अंदर ये तमाम चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। मैं इतनी लंबी ये वीडियो नहीं करना चाहूँगा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाती हैं, और क्योंकि मैं अभी ये न्यू स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे अभी एडिटिंग के हवाले से भी ऊपर नीचे हो जाएगा। ऑब्वियसली जब चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, डिसिंक्रोनाइज होती हैं, तो आप जो कि व्यू कर रहे हैं आपको मुश्किल होगी, तो वो मैंने नहीं करना ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आती रहें और क्लटर ना हो। अच्छा, विजिट्स का जो तरीके होते हैं करने के, एक तो होती है कोल्ड कॉल, ठीक है, एक होता है प्री अरेंज्ड मीटिंग, ठीक है। कोल्ड कॉल किया है, प्री अरेंज किया है। कोल्ड कॉल के ऊपर आते हैं। पहले कोल्ड कॉल का मतलब ये है कि आपको एक एरिया दिया हुआ है,
ठीक है, ये एक एरिया है। फॉर एग्जाम्पल आपको यह वाला एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब ये एरिया के अंदर डिफरेंट सेगमेंट हैं, ये पूरा एक पॉपुलेशन साइज है। ये एक सेगमेंट जो है, सेगमेंट का भी मैं नाम लूँगा, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स। बहुत डिटेल में मैं आगे बात करूँगा इसके हवाले से, इनके ऊपर बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ये एक इंडस्ट्री है, मैं अपनी बात करूँगा कि जो मेरा प्रोडक्ट था पंप्स। अब ये ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर्स, फार्मा, आपके पेट्रोलियम, एनर्जी, मेडिकल, ये कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे पंप्स यूटिलाइज होते थे। क्योंकि इन तमाम जगहों पे ये कॉन्ट्रैक्टर्स तो बेसिकली इन जगहों पे काम कर रहे होते हैं। मैं सिर्फ ये एज अ कस्टमर का नाम लिया है आपके सामने। इसके अलावा आपके डोमेस्टिक कस्टमर्स, मतलब हाउसेस, होटल्स भी, स्मॉल होटल्स इसके अंदर आएंगे। इन तमाम जगहों पे हमारे पंप्स लगने होते थे। तो फॉर एग्जांपल ये फार्मा है, ये चलें कॉन्ट्रैक्टर से शुरू कर लेते हैं। इसका नाम है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी, एक है ई, ठीक है। अब आपने कोल्ड कॉल करनी। कोल्ड कॉल का मतलब कि आपने बिन बुलाए मेहमान बन के यहाँ पे चले जाना है। अच्छा, उसका एक तरीका होता है जब आप जाएंगे वहाँ पे, जब मैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी के लिए समझ लें कि आप बिन बुलाए मेहमान बन के इन कस्टमर्स के पास जाते हैं, तो ये कोल्ड कॉल होती है। प्री अरेंज मीटिंग ये होता है कि आपने ए को फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, मेरे पास ये प्रोडक्ट है और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस प्रोडक्ट के हवाले से, तो क्या आप मुझे टाइम दे सकेंगे। ए ने एक्सेप्ट नहीं किया, बी ने एक्सेप्ट नहीं किया, सी ने कहा हाँ चलें आ जाएं आप हमारे पास। तो that becomes a part of your visit plan, ठीक है। मैं इसलिए इसका नाम मैंने इस जो हेडिंग में डाली है ताकि आपको जो विजिट प्लान है इसके वाले से भी एक ओवरव्यू मिल जाए। इसमें ये चीज़ आप इसमें डालेंगे, दैट एक्चुअली बिकम्स योर प्री अरेंज मीटिंग। तो यहाँ पे आप जाके जब मीटिंग करेंगे तो भी जाके आप वही चीज़, अपना जो प्रोडक्ट होगा वो जाके वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो ये था विजिट्स के हवाले से। अच्छा, विजिट्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पूरा एक सेल साइकिल है जो मैंने आपको समझाना है, उसके ऊपर अब आ जाते हैं। अच्छा, अब सेल साइकिल के ऊपर हम बात करेंगे। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस जॉब। और जो भी आपकी मैनेजमेंट होगी वो ये चाहेगी कि आप इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट बन जाएं, और ये चीज़ आपको आगे लेके जाएगी अगर आपने ये चीज़ जल्द से जल्द समझ ली। तो आप गए विजिट करके किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास, चाहे आपने कोल्ड कॉल की या वो प्री अरेंज मीटिंग थी, व्हाटएवर, उसने आपको एक रिक्वायरमेंट दे दी। रिक्वायरमेंट साइकिल के उसमें मैं इसको ले आऊँगा, मगर इसको भी मैं टेबुलर फॉर्म में करूँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उसने आपको एक रिक्वायरमेंट दे दी, आपको एक इंक्वायरी मिल गई, ठीक है। यू हैव जनरेटेड एन इंक्वायरी। उसके बाद आपने उसको गो थ्रू किया डिटेल में, सिलेक्शन की, आपने उसकी ऑफिस में आके
सिलेक्शन की प्रोडक्ट की। ठीक है, मैं प्रोडक्ट सिलेक्शन भी लिख सकता था बिकॉज मगर क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे इसकी जगह सर्विसेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली थोड़ी सी इसमें मैंने गलती कर दी, कोई बात नहीं, होता है, हम भी करते हैं। पहला स्टेप था आपका विजिट, दूसरा स्टेप था आपकी इंक्वायरी जनरेशन, थर्ड स्टेप था आपका प्रोडक्ट सर्विस सिलेक्शन। ठीक है, ये तीनों स्टेप्स आपने कर लिए। इसके बाद जो स्टेप आता है दैट इज आपने कोटेशन प्रिपेयर करनी होती है। कोटेशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट की तमाम टेक्निकल डिटेल्स नहीं होती, उसके अंदर जो मेजर यूएसपीज होते हैं उस प्रोडक्ट के, एक तो जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल पंप्स जो होते हैं बेसिकली दे वर्क ऑन हेड एंड फ्लो, तो जो हेड एंड फ्लो आपको कॉन्ट्रैक्टर ने बीओक्यू में मेंशन करके दिया है वो आपने उसमें मेंशन करना है। इसके अलावा उसकी मेटलर्जी आपने मेंशन करनी है, और इसके अलावा उस कोटेशन के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं, कोटेशन किस तरह बनती है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, बहुत डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी वो बात। अभी के लिए समझ लें, आप कोटेशन प्रिपेयर करते हैं। कोटेशन प्रिपेयर करने के बाद आप सेंड करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। अब नंबर 6 में आपने कोटेशन सेंड कर दी, नाउ यू डू फॉलो अप। फॉलो अप आप करेंगे। फॉलो अप का मतलब ये कि कोटेशन जिनको आपने सेंड की है उनसे आप पूछेंगे कि इसका क्या स्टेटस है। नाउ फॉलो अप्स भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। ये कोटेशन सेंड करने के फ़ौरन बाद आप जो फॉलो अप करेंगे, आप ये कहेंगे कि आपको कोटेशन मिल गई, नहीं मिली तो मैं आपको दोबारा सेंड कर देता हूँ। ये जो फॉलो अप है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 वीक आपने किया, आपने फॉलो अप किया कॉन्ट्रैक्टर से कि ये जो केस था जिसके लिए मैंने कोटेशन दी थी वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा। इससे आप क्या अंदाज़ा लगा रहे होंगे, मेच्योरिटी ऑफ ऑर्डर। इससे मुराद ये कि फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास सिर्फ आपने कोटेशन नहीं दी होगी, ये फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर है, इसके पास आपसे भी कोटेशन आ रही होगी, बी से भी आ रही है, सी से भी आ रही है, डी से भी आ रही है। ठीक है, जब आप ये फॉलो अप करेंगे, अगर आपको ये पता चलता है कि आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, आपको ये पता चलता है इसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, आपको ये पता चलता है इसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप इसके अंदर जाके देख सकते हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि आपने अपनी कम्युनिकेशन किस तरह से डिज़ाइन करनी है। ठीक है, फॉलोअप से आपको ये तमाम चीज़ें पता चलेंगी। इसके बाद आपने फॉलोअप करने हैं और आपको कम्युनिकेशन
डिज़ाइन रखते हुए एक जनरेट करना है ऑर्डर्स। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, अल्टीमेट एम आपको कंपनी में एज सेल्स इंजीनियर रखने का कंपनी का ये था कि आप ऑर्डर जनरेट करें। सो अगर इसको हम साइकिल की फॉर्म में रखें तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। What if you are unable to generate your order? तो ये पूरा साइकिल हर केस के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें डिफरेंट केसेस चल रहे हैं, हर केस के ऊपर आपने ये तमाम चीज़ें करनी हैं। तो दैट इज एक्चुअली योर सेल्स साइकिल। सेल्स साइकिल के ऊपर हम बात करेंगे, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस जॉब। और जो भी आपकी मैनेजमेंट होगी वो ये चाहेगी कि आप इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट बन जाएं और ये चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। अगर आपने ये चीज़ जल्द से जल्द समझ ली तो आप गए विजिट करके किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास, चाहे आपने कोल्ड कॉल की या वो प्री अरेंज मीटिंग थी, व्हाटएवर, उसने आपको एक रिक्वायरमेंट दे दी। रिक्वायरमेंट साइकिल के उसमें मैं इसको ले आऊँगा, मगर इसको भी मैं टेबुलर फॉर्म में करूँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उसने आपको रिक्वायरमेंट दे दी, आपको एक इंक्वायरी मिल गई। ठीक है, यू हैव जनरेटेड एन इंक्वायरी। उसके बाद आपने उसको गो थ्रू किया डिटेल में, सिलेक्शन की, आपने उसकी ऑफिस में आके सिलेक्शन की, प्रोडक्ट की। ठीक है, मैं प्रोडक्ट सिलेक्शन भी लिख सकता था बिकॉज मगर क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे इसकी जगह सर्विसेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली थोड़ी सी इसमें मैंने गलती कर दी, कोई बात नहीं, होता है, हम भी करते हैं। पहला स्टेप था आपका विजिट, दूसरा स्टेप था आपकी इंक्वायरी जनरेशन, थर्ड स्टेप था आपका प्रोडक्ट सर्विस सिलेक्शन। ठीक है, ये तीनों स्टेप्स आपने कर लिए। इसके बाद जो स्टेप आता है दैट इज आपने कोटेशन करनी होती है। कोटेशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट की तमाम टेक्निकल डिटेल्स नहीं होती। उसके अंदर जो मेजर यूएसपीज होते हैं उस प्रोडक्ट के, एक तो जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल पंप्स जो होते हैं बेसिकली दे वर्क ऑन हेड एंड फ्लो। तो जो हेड एंड फ्लो आपको कॉन्ट्रैक्टर ने बीओक्यू में मेंशन करके दिया है वो आपने उसमें मेंशन करना है। इसके अलावा उसकी मेटलर्जी आपने मेंशन करनी है।
और इसके अलावा उस कोटेशन के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं, कोटेशन किस तरह बनती है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, बहुत डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी वो बात। अभी के लिए समझ लें, आप कोटेशन प्रिपेयर करते हैं। कोटेशन प्रिपेयर करने के बाद आप सेंड करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, अब नंबर 6 में आपने कोटेशन सेंड कर दी। नाउ यू डू फॉलो अप। फॉलो अप आप करेंगे। फॉलो अप का मतलब ये कि कोटेशन जिनको आपने सेंड की है उनसे आप पूछेंगे कि इसका क्या स्टेटस है। नाउ फॉलो अप्स भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। ये कोटेशन सेंड करने के फ़ौरन बाद आप जो फॉलो अप करेंगे, आप ये कहेंगे कि आपको कोटेशन मिल गई, नहीं मिली तो मैं आपको दोबारा सेंड कर देता हूँ। ये जो फॉलो अप है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 वीक आपने किया, आपने फॉलो अप किया कॉन्ट्रैक्टर से कि ये जो केस था जिसके लिए मैंने कोटेशन दी थी वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा। इससे आप क्या अंदाज़ा लगा रहे होंगे मेच्योरिटी ऑफ ऑर्डर। इससे मुराद ये कि फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास सिर्फ आपने कोटेशन नहीं दी होगी। ये फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर है, इसके पास आपसे भी कोटेशन आ रही होगी, बी से भी आ रही है, सी से भी आ रही है, डी से भी आ रही है। ठीक है, जब आप ये फॉलो अप करेंगे, अगर आपको ये पता चलता है कि आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, आपको ये पता चलता है इसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, आपको ये पता चलता है इसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप इसके अंदर जाके देख सकते हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि आपने अपनी कम्युनिकेशन किस तरह से डिज़ाइन करनी है। ठीक है, फॉलो अप से आपको ये तमाम चीज़ें पता चलेंगी। इसके बाद आपने फॉलो अप करने हैं और आपको कम्युनिकेशन डिज़ाइन रखते हुए एक जनरेट करना है ऑर्डर्स। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, अल्टीमेट एम आपको कंपनी में एज अ सेल्स इंजीनियर रखने का कंपनी का ये था कि आप ऑर्डर जनरेट करें। सो अगर इसको हम साइकिल की फॉर्म में रखें तो वन 2 3 4 5 6 7 What if you are unable to generate your order? तो ये पूरा साइकिल हर केस के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें डिफरेंट केसेस चल रहे हैं, हर केस के ऊपर आपने ये तमाम चीज़ें करनी हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली योर सेल्स साइकिल। सेल्स साइकिल के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है टेक्निकल सेल्स के अंदर, दैट इज़ द कंपनी माइंडसेट। अब आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो किस तरह से आपको देख रहे होते हैं, वो ये एक तो आपकी फ्रॉम द डेट ऑफ योर, ये एक पूरी टाइमलाइन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको इस पर्टिकुलर
डेट के अंदर उन्होंने हायर किया। वो ये चाहेंगे कि 1 महीना पूरे होने के ऊपर आपके अंदर ये फीचर्स डेवलप हो जाने चाहिए। इन फीचर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ, इंक्वायरी जनरेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑर्डर इनटेक, कंफर्ट जोन। ये मैं समझता हूँ कि हर कंपनी देख रही होती है आपके अंदर। ये तमाम चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर पहले महीने के अंदर डेवलप हो जाएंगी। ये पूरी एक टाइमलाइन है। यहाँ पे आपको 7 साल भी लिखे हुए हो सकते हैं, यहाँ पे 5 साल भी लिखे हुए हो सकते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एक्चुअली नेवर स्टॉप्स। आप सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। मगर ये चीज़ें लिखने का मकसद ये था कि आप शो करें दैट यू आर एक्चुअली एब्जॉर्बिंग ऑल ऑफ द थिंग्स दैट योर सुपीरियर्स आर टीचिंग यू। ठीक है, आप इंक्वायरी जनरेट कर रहे हैं, आपके अंदर टेक्निकल नोहा हो रही है, ये तमाम चीज़ों से आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन बेहतर हो रही है। बिजनेस कम्युनिकेशन बेहतर होगी, आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे अपने आप को अपने कस्टमर के पास जाके, आपके पास ऑर्डर्स आने लगेंगे और आप ये तमाम चीज़ें करते हुए कितने कंफर्टेबल हैं। तो कंपनी ये देखती है कि ये कितना एम्प्लॉय इसके अंदर क्या कॉम्पिटेंसीज लेवल हैं, इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस हैं, इसको किस तरीके से ग्रूम किया जा सकता है। तो एंड डोंट शो टू मच। अगर आप 100% ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो ऑब्वियसली ये कंपनी का माइंड सेट है। इवेंचुअली आपको मैं बता रहा हूँ, सेल्स 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 एंड सेल्स। ठीक है, कंपनी का माइंडसेट ये है। सो इफ यू वांट टू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट तो आप ये याद रखें कि आपके पास एक बाहरी टारगेट आ जाना है, ये मंथ पूरा होने के बाद ही। मगर खैर बहरहाल वो तो वैसे भी आपके पास आना है, मगर ऑब्वियसली आप जितने हैं उतने रहें तो ज़्यादा बेहतर है। मगर आप शो करने लगे तमाम चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो रही हैं। इस ड्यूरेशन के अंदर आपके ऊपर प्रेशर होगा, और रगड़ा, प्रेशर का मतलब रगड़ा। ठीक है, आप से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप ओवर टाइम लगाएं। आपके इन एंड आउट टाइमिंग देखे जा रहे होंगे कि आप किस तरीके से, और अनफॉर्चुनेटली इस चीज को देखा जाता है कि आप कितने सिंसियर हैं कंपनी के साथ। ठीक है, वही हो रहा होता है। फर्स्ट मंथ में तो ये टॉपिक नहीं था, मगर अब यहाँ के लिए समझ जाएं कि कंपनी का माइंड सेट सेल्स 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 सेल्स। आपने इन तमाम चीज़ों के ऊपर जल्द से जल्द अबूर हासिल करना है। इंक्वायरी जनरेशन, कोटेशन मेकिंग, एक चीज़ रह गई थी, तमाम चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो फ़ायदा देगी, और जैसे जैसे मेरा सेटअप बेहतर होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बेहतर वीडियोस बनाऊँ, और बेहतर वीडियोस बनाने का मकसद ये कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में चीज़ें आएँ। तो दैट इज़ इट। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें।
नहीं पसंद आई ना कीजिएगा, आपकी मर्जी। कर दो यार, कुछ नहीं होता। आप ही लोगों के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो टेक्निकल सेल्स जेंटलमैन।